जय हिंद दोस्तों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है हिंदी ग्रामर का वर्णमाला के अंतर्गत हम लोग व्यंजन वन पढ़ रहे हैं दोस्तों। व्यंजन वन का पहला भेद है स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। तो दूसरा वीडियो लेक्चर नंबर 2 में हम स्पर्श व्यंजन के बारे में आधा कुछ बतला चुके हैं, तो उसी से हम आगे करना चाह रहे हैं। ये मेरा तीसरा लेक्चर है। तो अब जानते हैं दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बतलाया कि स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये कुल 25 व्यंजन हैं। तो आज हम आपको कुछ बतलाना चाह रहे हैं अल्प प्राण वर्ण किसे कहते हैं। अल्प प्राण वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है दोस्तों, जब भी उच्चारण करते हैं तो थोड़ा वायु निकलता, उसको कहते हैं अल्प प्राण वर्ण। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, प्राण का मतलब होता है वायु, इसलिए इसको कहते हैं अल्प प्राण वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय थोड़ा वायु निकलता है उसे कहते हैं अल्प प्राण वर्ण। कुल इनका वर्ण कुल संख्या 15 है दोस्तों। अब बतलाना चाहते हैं दोस्तों कि हमारे जो अल्प प्राण वर्ण है कौन कौन सा है। तो ये प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण वर्ण कहलाता है दोस्तों। जैसे क, च, ट, त, प, ये अल्प प्राण है दोस्तों। ग, ज, ड, द, ब, अंगा, इया, अना, न, म, ये क्या है, अल्प प्राण वर्ण है। जब भी इन वर्णों का उच्चारण करेंगे दोस्तों थोड़ा वायु निकलता है, इसलिए इसको कहते हैं अल्प प्राण वर्ण। यह प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण वर्ण है। या 1, 3, 5 के क्रम पर आने वाले वर्ण अल्प प्राण वर्ण है। या विषम संख्या पर आने वाले वर्ण अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। जैसे क पहला में है, ग तीसरा में और अंगा पांचवा में है। तो ये क्या हुआ, अल्प प्राण। ये विषम संख्या में जो 2 से भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। महाप्राण वर्ण किन्हें कहते हैं दोस्तों, जिन वर्णों को उच्चारण करते वक्त अधिक वायु मुंह से निकलता है उसे कहते हैं महाप्राण। उच्चारण के वक्त ज़्यादा वायु निकलता है उसे कहते हैं महाप्राण वर्ण। स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाते हैं दोस्तों। स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक वर्ण दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाएंगे। दूसरा और चौथा, ख, ज, ठ, थ, फ, ये दूसरा वर्ग है दोस्तों। और ये चौथा ग, झ, ड, ध, भ, ये हमारा महाप्राण वर्ण है दोस्तों। क्योंकि इन सब का जब भी उच्चारण कर रहे हैं क, छ, ट, थ, फ, तो ये थोड़ा ज़्यादा वायु निकल रहा है दोस्तों उच्चारण करने वक्त, इसलिए इसको कहते हैं महाप्राण। ये स्पर्श व्यंजन के 2, 4 के क्रम पर आने वाले वर्ण महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। ये सम संख्या के क्रम पर आने वाले वर्ण महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। मैं इसलिए 3 स्टेटमेंट दिया हूँ दोस्तों। जब भी ऑनलाइन एग्जाम होता है तो कभी कभी हमसे स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है, इसलिए हम ये स्टेटमेंट बना के आपको बतला रहा हूँ दोस्तों। कभी कभी पूछ दिया जाएगा स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ण का दूसरा, चौथा वर्ण क्या कहलाते हैं, तो महाप्राण। स्पर्श व्यंजन के 2 और 4 के क्रम पर आने वाले कौन सा वर्ण कहलाते हैं, तो महाप्राण। सम संख्या के क्रम पर आने वाले कौन सा वर्ण होते हैं, महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में जिन वर्णों के उच्चारण के समय ज़्यादा अधिक वायु निकलती है उसे कहते हैं महाप्राण वर्ण। कुल महाप्राण संख्या 10 है। कुल अल्प प्राण संख्या 15 है। 5 × 15 और 5 × 10, 15, 10, 25। अब सघोष या घोष वर्ण किन्हें कहते हैं। सघोष या घोष का मतलब होता है गुंज या कंपन। तो वर्ण का मतलब जिन वर्णों को उच्चारण करते वक्त कंपन या गूंज उठता उसे कहते हैं सघोष या घोष वर्ण। जिन वर्णों, तो स्टेटमेंट है दोस्तों सघोष और घोष वर्ण का स्टेटमेंट 3 है दोस्तों, 4 है दोस्तों। तो पहला स्टेटमेंट है, जिन वर्णों के उच्चारण के समय झंझकार अर्थात गूंज उत्पन्न होती है उसे कहते हैं सघोष या घोष वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण के दौरान वायु कुछ देर तक वाक्य यंत्र में घूमती रहती है, मतलब जीभ में घूमते रहती है, उन वर्णों को कहते हैं सघोष या घोष। प्रत्येक वर्ग की तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण घोष कहलाती है। तीसरा, जैसे
तीसरा में ग, ज, ड, द, ब, घ, ज, ढ, ध, भ, अंगा, इया, अना, ना, मा, ये क्या है दोस्तों? घोष। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों घोष वर्ण। जब भी इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारा गूंज या कंपन उत्पन्न करती है, इसलिए इसको कहते हैं घोष। ये तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग कहलाता है दोस्तों घोष। और अघोष जिन वर्णों का गूंज या कंपन उत्पन्न ना करती हो उसे कहते हैं अघोष। जैसे क, ख, ज, च, छ, ट, ढ, त, थ, प, फ, ये दोनों वर्ग को अघोष कहते हैं दोस्तों। अघोष मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते वक्त कंपन ना हो उसे कहते हैं अघोष। प्रत्येक वर्ग के पहले 2 वर्ण अघोष होते हैं। स्पर्श व्यंजन में अघोष वर्ण की संख्या 10 और घोष वर्णों की संख्या 15। 15 और 10 25। वर्ण का पहला भेद कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। व्यंजन वर्ण का पहला भेद कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, स्पर्श व्यंजन। अब हम बतलाना चाहते हैं दूसरा भेद, व्यंजन वर्ण के दूसरा भेद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व कुल 4 है दोस्तों। इसी को यन वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि य से शुरुआत होता है इसलिए इसको यन वर्ण कहते हैं। अच सारे स्वर, हल सारे व्यंजन को हल कहते हैं। यन अंतस्थ वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय पहले वायु फेफड़ों के अंदर जाए फिर बाहर निकलती है उसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। किसे कहते हैं दोस्तों? जब भी जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उस वक्त वायु से फेफड़ा अंदर जाए, पहले अंदर जाता है फिर निकलता है। या बोलेंगे तो भी अंदर पहले जाएगा फेफड़ा के, फिर बाहर निकलेगा। रा बोलेंगे, ल, व, पहले फेफड़ा के अंदर जाता है तब बाहर निकलता है, इसलिए कहते हैं अंतस्थ व्यंजन या यन वर्ण। यन वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि य से शुरुआत होता है, इसलिए इसे कहते हैं। इन्हें यन या य से आरंभ होने वाली वर्ण भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है दोस्तों, य, र, ल, व। अगर आपको बेचैनी या और नींद लानी है तो य, र, ल, व 50 से 60 बार इन्हें बोले। इन वर्णों को बोलने में ज़्यादा और जोर लगता है, जिसके कारण हमारे शरीर को थकान होती है, तो बेचैनी के वक्त और नींद लाती है। जब थकान महसूस हो जाएगा तो शरीर को रिलैक्स करना पड़ता है, इसलिए इसको 50 से 60 बार इन वर्णों का आप उच्चारण कीजिएगा तो आपको बेचैनी से शांति मिलेगा। और नींद नहीं आ रहा है तो आप इनको 50 से 60 बार बोलें, आपको शरीर में थकान लाएगी ये, क्योंकि इन वर्णों को उच्चारण करते वक्त हमारे शरीर में ज़्यादा जोर लगता है, जिसके कारण हमारा शरीर थक जाता है और हमें आराम से नींद लगती है। तो अंतस्थ व्यंजन के बारे में आपको बतलाएं दोस्तों। आई होप कि आपको यह अंतस्थ व्यंजन समझ में आ चुका होगा। अब हमारा तीसरा भेद है व्यंजन वर्ण के तीसरा भेद उष्ममान या संघर्षी व्यंजन। तो किसे कहते हैं दोस्तों? इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है 4। पहला स्टेटमेंट है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गर्म वायु शरीर से बाहर निकलती है उसे कहते हैं उष्म या उष्मान या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जब भी इन वर्णों का उच्चारण कीजिएगा दोस्तों, जब भी उच्चारण करेंगे तो इसका जो हवा मुंह से निकलेगा दोस्तों, गर्म हवा निकलेगा दोस्तों, गर्म वायु। आप इसको मुंह के सामने हाथ को रख लीजिए, उसके बाद उच्चारण कीजिएगा। महसूस कीजिएगा कि हाथ के सामने हाथ में जो गर्म वायु का महसूस होगा। और दूसरा स्टेटमेंट है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय संघर्ष उत्पन्न हो उसे कहते हैं संघर्षी व्यंजन। अब ये स, और ह, जब भी इसका उच्चारण करेंगे दोस्तों थोड़ा सा संघर्ष, ये मेहनत करना पड़ता है मुंह को, जीभ को, इसलिए इसको कहते हैं संघर्षी व्यंजन। उष्मन या संघर्षी व्यंजन स है। अगर आपको ठंड लग रहा है तो आप इन वर्ण को ह का उच्चारण 50 से 60 बार करें, आपको गर्म महसूस होगा, क्योंकि शरीर में ये घर्षण उत्पन्न करती है। जब घर्षण उत्पन्न करती है तो हमारा शरीर गर्म हो जाती है। इन वर्णों का आप 50 से 60 बार
उच्चारण कीजिएगा तो शरीर में गर्माहट लाती है दोस्तों। चौथा दोस्तों, संयुक्त व्यंजन या संधि व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ये कहते हैं संयुक्त व्यंजन। वह वर्ण जो दो व्यंजन दो अलग अलग व्यंजन से मिलकर बनते हैं उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ये 4 है दोस्तों। इन व्यंजनों का 2 व्यंजन से मिलकर बना है दोस्तों। जैसे क आधा क प्लस स से बना है दोस्तों, तक अक्षा बना है दोस्तों। त्र आधा ता जोड़ रा से बना है दोस्तों। ज्ञ आधा जा जोड़ इया से बना है, इसको कहते हैं ज्ञ। स्र आधा सा जोड़ रा से बना है दोस्तों, तो इसको कहते हैं स्र। जैसे अक्षा से। और एक 5वां है दोस्तों, ये संस्कृत में माना जाता है, इसको हिंदी में नहीं माना जाता है दोस्तों। ये जो द्या बना है दोस्तों, आधा द और या द्या, इसका इस्तेमाल करते हैं हम विद्यालय में, गद्य में, पद्य में, विद्या में। विद्यालय में वामे से भी आधा द या में कर या लाया, विद्यालय हो गया दोस्तों, आधा द या, आधा द या। गद्य है दोस्तों, आधा ग आधा द या गद्य है। पद है प आधा द या पद है। विद्या है दोस्तों, वामे से भी आधा द या में कर या विद्या। उद्देश्य लिख रहे हैं दोस्तों, उ आधा द दामे दे स या उद्देश्य है दोस्तों। तो जैसे अक्षा से क्षत्रिय, त्रा से छात्र, ज्ञा से विज्ञान, स्रा से श्रीमान, तो अद्या से विद्यालय। कभी कभी हमसे सवाल में पूछा जाएगा दोस्तों, जब भी परीक्षा होता है तो छ लिख देगा दोस्तों, छ लिखा हुआ रहेगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों। आधा क जोड़ आधा स, दूसरा में क जोड़ आधा स, तीसरा में क आधा क जोड़ आधा स जोड़ अ, और चौथा कोई नहीं। तो इन चारों में से में दोस्तों सही होगा तीसरा। जब आधा का जोड़ सा नहीं दिया हुआ रहेगा और ये दिया हुआ रहेगा क आधा का जोड़ आधा सा जोड़ अ, तब हम इसको टिक करेंगे दोस्तों तीसरा को। और जब दिया हुआ रहेगा आधा का और सा, तो पहले उसको टिक मारेंगे, तब ये तीसरा नंबर को टिक मारेंगे, क्योंकि हर एक व्यंजन में स्वर का स्वर रहता है दोस्तों। 5वां है उत्क्षेपित व्यंजन या ताड़नजात वर्ण। उत्क्षेपित व्यंजन ट वर्ग के तीसरे और चौथे व्यंजन से ही बनते हैं। इनका उच्चारण व हिंदी शब्दकोश में स्थान ड ढ के समान ही होता है। दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों, उत्क्षेपित का अर्थ उछलना होता है। जब ये 2 वर्ण ड ढ बिंदु पर टीके लग जाते हैं तब इन्हें उत्क्षेपित या ताड़नजात वर्ण कहते हैं। उच्चारण वही है दोस्तों, ड ढ। जब भी लिखते हैं तो इसके नीचे एक बिंदु डालते हैं, इसलिए इसको कहते हैं उत्क्षेपित व्यंजन। इनका प्रयोग शब्द के बीच या अंत में ही किया जाता है, शब्द के प्रारंभ में नहीं किया जाता। उदाहरण, सड़क, लड़का, डंडा, मेंढक, पढ़ना, गढ़, चढ़। जैसे जिन शब्दों में उत्क्षेपित वर्ण का पहला प्रारंभ में इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों, वो गलत रहेगा शब्द। जैसे में ढक्कन, ढेर, ढकना, ढेरी, ढंडा, ये सब गलत है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद होगा दोस्तों मैंने जितना भी चीज़ें आपको बतलाने का प्रयास किया आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।